जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल वाली अपनी क्लास में हमने अपने चौथे चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स को फिनिश कर लिया था। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वैद्युत चालन, जिसकी थ्योरी को आज से हम आपको पढ़ाएंगे और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी इसके न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, देखिए, वैद्युत धारा। इससे पहले भी आप वैद्युत धारा के बारे में कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा और उसके बाद आप कक्षा 12 में। और पीछे हमने जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तो वहां पर भी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वैद्युत धारा के लिए किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहा हमने? किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं और आप लोग खुद भी जानते होंगे क्योंकि कक्षा 10 से आप लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल आई अथवा कैपिटल आई से। ज्यादातर केस में हम इसे स्मॉल आई से ही प्रदर्शित करते हैं। तो यदि लिखते हैं, देखो, माना स्मॉल टी सेकेंड में, माना स्मॉल टी सेकेंड में किसी चालक में प्रवाहित, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू हो तो, क्यू हो तो क्या होगा जाके? आई, स्मॉल क्यू हो तो धारा स्मॉल आई बराबर क्या होगा? आवेश बटे समयांतराल, या विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटे समय। आवेश स्मॉल क्यू अपॉन समय स्मॉल टी। तो यहां से आई बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? स्मॉल आई बराबर क्यू अपॉन टी। स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू अपॉन स्मॉल टी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, दोनों ही मात्रक हमारे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। धारा क्या की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है। किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। माना यदि किसी चालक में स्मॉल टी समय में, माना किसी चालक में स्मॉल टी सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q हो तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। अतः धारा का मात्रक यहां से क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। इसकी दूसरे शब्दों में परिभाषा हमने लिख रखी है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। अथवा इसे आप लोग क्या कह सकते हो? 1 एम्पियर की परिभाषा। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 सेकंड समय लगे तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर
होती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा कभी कभी आपके पेपर में 1 नंबर के जो सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नीचे, तो उन्हीं में पूछ लिया जाता है। जो 6 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 नंबर वाले, उन्हीं में से किसी एक में पूछ लेता है बताइए 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगे तो उस चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए, जैसा हमने लिख रखा है बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में अपने हाथों से लिखिए। जितने ज्यादा नोट्स बनाएंगे, इस हमारे हाथों की जो कनेक्टिविटी है सीधे हमारे ब्रेन के साथ होती है, जितना ज्यादा हम इसके साथ लिखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे दिमाग में चीजें समझ में आती जाएंगी और हमें याद होती जाएंगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखा करिए और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए, और नोट्स को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से एक सफेद पेज की कॉपी में ही बनाएं। ये भी नहीं किसी रफ वगैरह में लिख रहे हैं। हमने ऐसा अक्सर कर देखा है, जो चीजें अच्छी होती हैं वो हम लोग ज्यादा देखते हैं, तो अच्छी चीजें देखते हैं तभी तो हमारा मन लगा रहता है। इसलिए अगर नोट्स हम अच्छी राइटिंग में बनाएंगे और अच्छी कॉपी में बनाएंगे तो उन्हें बार बार पढ़ने का मन करेगा। अगर नोट्स ही गंदे बनाए होंगे तो आप उन्हें पढ़ेंगे भी नहीं। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाइए और उन्हें एक फेयर कॉपी में बनाइए, अच्छे से आराम से लिखिए धीरे धीरे। वीडियो बाद में आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद उन्हें नोट कर लीजिए। हम तो पढ़ा के चले जाते, उसके बाद आपके पास तो टाइम रहता है ना, जब भी प्ले करें तो उसे पॉज कर करके आगे बढ़ाएं, जिससे आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकें। पहले एक बार रनिंग में पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाने के लिए उसे धीरे धीरे पॉज कर करके ही लिखिए। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी नोट्स बना रहे होंगे। चलिए देर अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने। अगला टॉपिक है हमारी स्क्रीन पर धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। लिख रखा है किसी धारावाही, धारा घनत्व आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, यहां से इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके लिखना है इसकी परिभाषा। क्या लिखा है? किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को, क्या कह रहा है देखिए, किसी धारावाही चालक में सॉरी, किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनिए। किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब नीचे आप लोग भाषा लिखना। माना किसी चालक में स्मॉल आई धारा उस चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए के अभिलंबवत होकर गुजर रही है, तो उस चालक का धारा घनत्व स्मॉल जे बराबर क्या हो जाएगा? धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा क्या होगी? स्मॉल आई, यहाँ हो जाएगा स्मॉल आई बटे कैपिटल ए। तो जे बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? स्मॉल जे इक्वल टू, ऐसे ही लिख देना, स्मॉल जे इक्वल टू होता है स्मॉल आई अपॉन कैपिटल ए, और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। धारा घनत्व की परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। क्या बताया हमने देखिए, एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली, किसी धारावाही चालक में किसी बिंदु पर उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर माना किसी चालक में स्मॉल आई धारा उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए के अभिलंबवत गुजर रही हो,
तो उस बिंदु पर धारा घनत्व स्मॉल जे बराबर क्या होगा, आई अपॉन ए, और मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां से इसकी विमा भी लिखे देते हैं, अगर मात्रक पता है तो इसकी विमा, अब देखिए यहां से पहले हम विमा निकाल लेते हैं। विमा निकालने के लिए क्या करें, ऊपर आई है तो देखो जे की अगर विमा लिखना चाहें, जे की विमा, तो देखना जे की विमा लिखने के लिए ऊपर क्या होगा, आई की विमा क्या होगी, एम्पियर है तो कैपिटल ए, इसे बड़े ब्रैकेट में लिख देना, और नीचे है क्षेत्रफल, तो इसकी विमा क्या होगी, L2। तो यहां से अगर इसकी लिखना चाहे विमा तो क्या हो जाएगी, AL-2। इसकी विमा क्या होगी, AL-2। हमने आपको निकाल के दिखा दे रहे, तो हमने अब यहाँ लिखे दे रहे, इसकी विमा AL-2 होती है, इसकी विमा AL-2 होती है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धारा घनत्व की विमा बताइए, तो इसकी विमा AL-2 होती है। अब यदि अगर यहाँ पर मतलब ये जो क्षेत्रफल के मतलब जो धारा बह रही है हमारी, वो क्षेत्रफल के अभिलंबवत ना गुजर कर उससे थीटा कोण पर गुजर रही हो, तो अगर लिख दें, नीचे लिख लेना आप लोग लैंग्वेज, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई उसके क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर ना गुजर रही हो, अब क्षेत्रफल से थीटा कोण पर गुजर रही हो, तो उस चालक से गुजरने वाला कुल धारा घनत्व, तो जे बराबर फिर हो जाएगा हमारा, अगर मतलब थीटा कोण पर गुजर रही हो तो जे बराबर हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो जे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा, और इसका भी मात्रक वही रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो आप लोगों ने इससे पहले भी इसका नाम सुन रखा होगा, और नहीं सुन रखा है तो हम ही अब बताएंगे। पैसे केमिस्ट्री में आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है, तो उधर से ही ये लिया गया टॉपिक यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझने से पहले हम समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो देखो किसी वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ के परमाणुओं के भीतर, वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ के परमाणुओं के भीतर नाभिक से दूर वाली कक्षा में, क्या कह रहे हैं हम एक बार फिर से भाषा समझिए, वे इलेक्ट्रॉन्स जो पदार्थ के भीतर परमाणुओं में नाभिक से दूर वाली कक्षा में, दूर वाली कक्षा से, एक बार फिर से समझिए, वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ के परमाणुओं में नाभिक से दूर वाली कक्षा से मुक्त होकर पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं, पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, इसकी परिभाषा लिख लेना आप लोग, कभी कभी पूछ लेता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। वैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जहां भी धारा प्रवाहित होती है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं उत्तरदायी। तो क्या कहा, वे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी पदार्थ के भीतर, या वे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी पदार्थ के परमाणुओं के भीतर नाभिक से दूर वाली कक्षा में, नाभिक से दूर वाली कक्षा से, एक मिनट, नाभिक से दूर वाली कक्षा से मुक्त होकर, देखिए क्या कह रहे हैं, दोबारा फिर से सुनिए, वे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी पदार्थ के भीतर उपस्थित परमाणुओं में, परमाणुओं के नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा से मुक्त होकर पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहते हैं, पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा। यहाँ भी लिख रखी है परिभाषा, वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ के परमाणुओं में नाभिक से दूर वाली कक्षा से मुक्त होकर पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को परिभाषा समझ में आएगी। सॉरी अब देखिए क्या कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही
आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठोस पदार्थों में वैद्युत चालकता उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्या कहा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठोस पदार्थों के भीतर वो ठोस पदार्थों की वैद्युत चालकता उनके भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो सर्वाधिक होती है। धातुओं के अंदर सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। और सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक हमारा क्या होता है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ने क्या कहा है? एक बार फिर से देखिए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही कौन से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताए हैं पदार्थ के भीतर जो उपस्थित है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पदार्थ के भीतर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसीलिए धातुएं क्या होती हैं? इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और धातुओं में भी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी से बेहतर कोई भी नहीं है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी अच्छी खासी होती है और चांदी में धारा भी आराम से प्रवाहित हो जाती है। अतः धातुएं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती हैं। फिर देखिएगा, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या शून्य होती है, जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या तो कम होते हैं अथवा पाए ही नहीं जाते हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? अचालक। वो मतलब वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं अथवा कुचालक। अचालक और कुचालक दोनों एक ही बातें हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। धातुओं के अतिरिक्त वैद्युत चालन द्रवों तथा गैसों में भी होता है। ये भी आप लोगों को पता ही होगा। धातुओं के अतिरिक्त वैद्युत चालन द्रवों तथा गैसों में भी होता है। इस प्रकार ठोसों में वैद्युत चालन ऋण आवेश वाहकों, यानी ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तथा द्रवों तथा गैसों में जो वैद्युत चालन होता है वो धन तथा ऋण प्रकार के आयनों के कारण होता है। तो लिख भी रखा है, जबकि द्रवों व गैसों में धन व ऋण दोनों प्रकार के आवेश वाहकों ऑब्लिक आयनों, जो आवेश वाहक होंगे वो द्रव तथा गैस के अंदर का क्या होंगे? आयन्स होंगे, तो उनके कारण होता है। यही हमारा क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसे लैंग्वेज के रूप में ही ऐसे ही पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को ही समझ लेते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन्स जो पदार्थ के भीतर उपस्थित परमाणु में नाभिक से दूर वाली कक्षा से मुक्त होकर पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठोसों में जो वैद्युत चालन होता है वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती हैं, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इसी वजह से धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें भी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो कम पाए जाते हैं अथवा शून्य पाए जाते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक अथवा कुचालक कहलाते हैं। और ठोसों के अतिरिक्त गैसों तथा द्रवों में भी वैद्युत का चालन होता है। गैसों तथा द्रवों में वैद्युत का चालन उनमें उपस्थित धन तथा ऋण प्रकार के आयन्स ऑब्लिक आवेश वाहकों के कारण होता है। यही हमारा क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसे आप लोग नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। और आइए चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। क्या है अगला टॉपिक? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। तो देखिए, सबसे पहले तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ और उसके बाद फिर श्रांति काल। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की माध्य मुक्त पथ क्या होगा? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी। एक बार फिर से सुनिए, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की
दो क्रमागत टक्करों के बीच की माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं तथा इस टक्कर के दौरान लगे समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। तथा टक्कर के दौरान टक्करों के बीच के माध्य समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इसे, क्या कहा है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच की माध्य दूरी, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच की माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं तथा इस टक्कर के दौरान लगे माध्य समय अंतराल को ही श्रांति काल कहते हैं। माध्य मुक्त पथ 10⁻⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर की कोटि का होता है। मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच का जो ये पथ होगा यानी माध्य मुक्त पथ, इसका मान या तो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा या 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है या इसी की कोटि में होगा। तो इसी की कोटि का मतलब इसी के गुणज में होगा, कुछ ना कुछ जो भी होगा वो इसी के गुणज में होगा। वैद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य रहता है। जब तक हम किसी परिपथ या चालक के ऊपर वैद्युत विभवांतर नहीं लगाएंगे तब तक उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग होगा वो सदैव क्या, शून्य रहेगा। अतः v वेक्टर v बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटे n बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। वैद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है। जहां स्मॉल n क्या है, जहां स्मॉल n बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और u1 u2 u3 डॉट 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 क्या है ये, तो यहाँ पर u1 ऐसे लिख देना, u1 u2 u3 डॉट 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 un बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वेग, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग वेग क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग वेग। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। फिर एक टॉपिक है इसके बाद, उसको स्लाइड में शायद ऐड नहीं कर पाए हैं आज, तो हम यही कराए दे रहे हैं, सिंपल सा ही है। उसके बाद ये आज की क्लास का जो टॉपिक कराएंगे वो लास्ट होगा और ये क्लास थोड़ी छोटी ही आएगी क्योंकि शुरुआत की क्लास है। तो आप लोग नीचे हेडिंग डाल लीजिए अनुगमन वेग, क्या डालेंगे हेडिंग, अनुगमन वेग, यहाँ डाल लेना आप लोग हेडिंग अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप लोग इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख लेना आप लोग, कभी कभी इसकी इंग्लिश ही लिख के आ जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इसी को कहते हैं अपवाह वेग भी कहते हैं, कभी कभी इसका लिख के आ जाएगा आपको दूसरा नाम अपवाह वेग, तो इसे लिख लीजिए आप लोग। क्या होता है, देखिए अपवाह वेग की परिभाषा सबसे पहले आप लोग देखिए क्या होती है। देखिए इसकी परिभाषा देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, जब किसी चालक के सिरों पर, जब किसी चालक के सिरों पर एक विभवांतर, एक विभवांतर, आप लोग भी लिखना साथ साथ में, जब किसी चालक के सिरों पर एक विभवांतर लगाया जाता है तो
उसमें उपस्थित, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर, चालक की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से, एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं, औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं, या यहीं पर आप लिख लेना अनुगमन करने लगते हैं, अनुगमन करने लगते हैं। इस वेग को ही, इस वेग को ही इलेक्ट्रॉन्स का अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे स्मॉल vd से प्रदर्शित करते हैं, नीचे लिख लेना आप लोग, इसे स्मॉल vd से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल vd से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी परिभाषा समझ में आएगी। देखिए क्या होती है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। जब किसी चालक के सिरों पर, अनुगमन वेग की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चालक की लंबाई के अनुदिश, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स चालक की लंबाई के अनुदिश एक औसत ऊष्मीय वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस वेग को ही इलेक्ट्रॉन्स का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे vd से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के अनुदिश एक औसत ऊष्मीय वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस औसत ऊष्मीय वेग को ही इलेक्ट्रॉन्स का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए परिभाषा। और बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। फिर अगली क्लास में हम आपको कल कराएंगे ओम का नियम और उससे जुड़े हुए छोटे मोटे जो परिभाषाएं हैं वो सारी कराएंगे। तो ऐसे ही लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, समस्या है, नोट्स बनाने में कोई इशू आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007711953। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।